गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ज्ञान गोदावरी के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और हमने पिछले वीडियो में आपसे पॉलिटी यानी भारतीय संविधान के सिलेबस पे चर्चा की थी कि जो उत्तर प्रदेश दरोगा परीक्षा में भारतीय संविधान से कैसे पढ़ना है और किन किन क्षेत्रों से आपको प्रश्न आएंगे। उस कड़ी में हम आज जो है आपसे प्रस्तावना पे चर्चा करना चाहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण है, उससे एग्जाम में कई सवाल आते हैं और प्रस्तावना पे चर्चा करते समय हम उस हर शब्द पे जोर देंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इसका अर्थ क्या है और उन शब्दों की व्याख्या करते समय एग्जाम में कैसे कैसे सवाल प्रस्तावना से आए हैं उस पे भी हम आपको बताएंगे। इस संदर्भ में हम चलते हैं। हमारा टॉपिक आज का है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मतलब क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सीधा सा अर्थ ये है कि हमारे संविधान निर्माता भारतीय संविधान के द्वारा भारत को किस तरफ ले जाना चाहते थे, वो कैसा भारत बनाना चाहते थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हीं बातों का निचोड़ दिया गया है कि भारतीय आगे चल के कैसे बने, भारत में कैसी मूल्यात्मक व्यवस्था हो, मतलब लोगों के बीच कैसे संबंध हो और हमारा भारत कैसा हो, शासन प्रशासन किन किन बिंदुओं पे काम करेगा और देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है, और सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाई गई थी और संविधान सभा जनता द्वारा निर्वाचित की गई थी। भले ही ये निर्वाचन जो है जनता के बहुत कम लोगों द्वारा किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश कालीन शासन था, मताधिकार बहुत कम लोगों को प्राप्त था, तो सीमित मताधिकार के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ और उन्हीं संविधान सभा के सदस्यों ने प्रस्तावना का निर्माण किया। प्रस्तावना सर्वप्रथम उद्देशिका के रूप में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में रखा था और इसकी स्वीकृति जो है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा प्राप्त हुई थी। इसलिए एक महत्वपूर्ण विद्वान डॉक्टर के मुंशी थे, उन्होंने प्रस्तावना को भारतीय गणराज्य की जन्म कुंडली कहा था। जन्म कुंडली आप लोग जानते ही हैं, ज्योतिष की भाषा में ऐसी कुंडली होती है जो किसी भी व्यक्ति के बारे में उसमें आगामी भविष्य की बातें दर्ज होती है कि इनकी दिशा क्या होगी, इनकी दशा क्या होगी, आगे कैसे काम करेंगे। तो भारतीय संविधान भी भारत के बारे में एक तरह से जन्म कुंडली ही है और हम उस पर बात करते समय आपको गौर करेंगे कि हमारी प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है। प्रस्तावना में आप एक चीज़ देखेंगे कि उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग। अब इसका आशय क्या है? हम भारत के लोग का आशय है कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया गया है, ये किसी अन्य द्वारा नहीं बनाया गया है, ये संविधान किसी द्वारा थोपा नहीं गया है। अलग बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, लेकिन संविधान सभा भारतीय लोगों का ही प्रतिनिधित्व करती थी, भारत के लोगों द्वारा ही निर्वाचित किया गया संविधान सभा था। तो इस बात की स्वीकृति है कि हम भारत के लोग इस संविधान को बनाते हैं और हम भारत के लोग शब्द की प्रेरणा जो है हम जानते हैं कि अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना भी ऐसे ही आरंभ होती है, हम अमेरिकी लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में भी हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग प्रस्तावना की शुरुआत ऐसे ही की गई है और माना यह भी जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना की भाषा भी ऐसी ही है। हम भारत के लोग भारत को, मतलब हम भारत के लोग भारत को
एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आशय क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सीधा सा अर्थ है कि सर्वोच्च शक्ति, मतलब हम एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में अपने आप को स्वीकार करते हैं और हमारी शक्ति पे न किसी बाहरी देश का कोई नियंत्रण होगा, न आंतरिक कोई नियंत्रण होगा। हम तय करेंगे कि दुनिया से हमारा संबंध कैसा होगा। भले ही हम किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्य बने, लेकिन सदस्य बनने के बावजूद वो उसका बाध्यकारी होना आवश्यक नहीं है। हम शिष्टतावश, सौजन्यतावश, विनम्रतावश हम उसकी सदस्यता स्वीकार करते हैं। और ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हमारी जो नीतियां हैं, हमारी जो निर्णय है, किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होगी। हम स्वविवेक से इसको निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं। कभी कभी इस पे प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने राष्ट्रकुल की सदस्यता ली और राष्ट्रकुल की सदस्यता लेने से हमारी जो संप्रभुता है वो सीमित हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो संप्रभुता है वो सीमित इसलिए नहीं हुई कि हमने राष्ट्रकुल की सदस्यता अपनी इच्छा से ली, किसी के द्वारा हमारे ऊपर थोपा नहीं गया। दूसरा शब्द इसमें आता है समाजवादी। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। उसी में समाजवादी शब्द डाला गया। समाजवादी शब्द का आशय यहाँ पे ये है कि ये तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा पे आधारित है और इसमें हमारा समाज का स्वरूप समाजवादी होगा और इसको इस रूप में परिभाषित किया गया है कि उत्पादन के साधनों पे सामूहिक स्वामित्व की भावना रहेगी। और ये समाजवाद साम्यवाद से भिन्न है। साम्यवाद में होता क्या है कि साम्यवाद में राज्य का हर चीज़ों पे कठोर नियंत्रण होता है। भारत ने क्या अपनाया? लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया कि उत्पादन के साधनों पे सबका स्वामित्व रहेगा, किसी निजी हाथों में बहुत ज़्यादा पूंजी का केंद्रीकरण नहीं होगा। इसको हमेशा हमें गौर करना है कि समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा डाला गया है, इसलिए भारतीय संविधान का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि रूस और चीन का राज्य समाजवाद। उसके बाद शब्द आता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष भी आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया। हमेशा इस बात को याद रखें कि प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। धर्मनिरपेक्षता शब्द का सीधा सा आशय है, सीधा सा अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। अब धर्मनिरपेक्षता शब्द को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण केस है SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 का, उसमें उन्होंने इसको भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा भी घोषित किया है। इसकी चर्चा हम आगे चल के करेंगे आपको। उसके पश्चात है लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। इसमें दो शब्द हैं। लोकतंत्रात्मक का सीधा सा अर्थ है जनता का शासन, और अब्राहम लिंकन की इसमें परिभाषा सबसे अच्छी मानी जाती है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो भारत का शासन लोकतांत्रिक होगा, इसमें कोई शक नहीं। जनता को निर्वाचित पदों को ग्रहण करने की शक्ति है, लोक पदों को प्राप्त करने की इसमें शक्ति दी गई है। तो इसीलिए हर लोक पद जनता के लिए खुला है, भले ही उसमें कुछ योग्यता का निर्धारण किया गया हो। तो लोकतांत्रिक का सीधा सा अर्थ यही है, गणराज्य। अब गणराज्य का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। जैसे ब्रिटेन में, ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष यानी महारानी वंशानुगत हैं, न कि निर्वाचित। और गणराज्य का एक दूसरा अर्थ ये भी है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को लोक पद ग्रहण करने का अधिकार है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
प्रदान करने के लिए। देखिए प्रश्न कहाँ से उठते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसका सीधा सा अर्थ है कि सामाजिक का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के सामाजिक परिस्थिति के आधार पर, यानी जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर हम उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। आर्थिक न्याय का भी मतलब होता है कि किसी भी संसाधनों पे पहुंचने के लिए सभी व्यक्ति को पर्याप्त अवसर मिलेंगे, अर्थात जीवन जीने की मूलभूत सुविधाओं की उनको गारंटी प्रदान की जाएगी। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को निर्वाचन में भाग लेने, निर्वाचित होने, मत देने का अधिकार होगा। यहाँ राजनीतिक न्याय का अर्थ यही है। अब अगला आता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब इसमें स्वतंत्रता के कितने आयाम हैं? अभी इस पे प्रश्न आया नहीं है, लेकिन आने की पूरी उम्मीद है कि पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता के कितने प्रकारों का उल्लेख है। सीधे सीधे 5। अगर इसको आप जोड़ेंगे, विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और 5वां उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। उसके पश्चात आता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ये भी 2 हैं। समता में कौन कौन, यानी समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की भी समानता सभी व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित की जाएगी तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले। अखंडता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाविष्ट किया गया। अखंडता शब्द भी उसी से सम्मिलित हुआ। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, यानी ब्रैकेट में क्या लिखा है, मिति मार्ग से शुक्ल संवत 2006 विक्रमी को एतक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अखंडता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा डाला गया और इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 से प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया। तो 26 नवंबर 1949 ये प्रश्न कई बार कॉलम में आ जाते हैं पूरे, ये स्थान पेपर में खाली छोड़ दिया जाता है। हिंदी रूपांतरण कभी आया नहीं, लेकिन भविष्य में आने की हमेशा संभावना है कि मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। इसको हो सकता है कि ऑप्शन में 2007 कर दिया जाए, 2008 कर दिया जाए, कोई चेंज कर दिया जाए। इसलिए आपको प्रस्तावना लगभग याद होनी चाहिए। अगर याद करना संभव न हो पाए तो हर एक शब्द का क्रम आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद है कि एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित मतलब आत्मा से हम इस संविधान को स्वीकार करते हैं। अंगीकृत मतलब अंगों से, हमारे हाव भाव से कि संविधान की मान्यताओं का कभी उल्लंघन न हो, हम ऐसा कोई हाव भाव न प्रकट करें जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हों। और अधिनियमित मतलब इसे कानून के रूप में स्वीकार करते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार होने के कारण अक्सर इसको विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान तो स्वीकार हुआ 26 जनवरी 1949 को, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। ये चीज़ें अब हमें इस पे गौर करना है कि प्रस्तावना में कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक वाद हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में कुछ मुकदमे चले कि उसकी व्याख्या की गई सुप्रीम कोर्ट में किन्हीं बातों को लेके कि प्रस्तावना को हम संविधान का अंग माने कि ना माने। एक केस है इन री वेरुबारी। ये मुकदमा 1960 में आया और इस मुकदमे में ये एक्सेप्ट किया गया 1960 कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है।
हाँ, ये जरूर है कि इससे हम संविधान निर्माताओं के विचारों को जानते हैं, संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों और आकांक्षाओं को प्रकट करने वाला है ये, लेकिन ये संविधान का अंग नहीं है। उसके बाद केशवानंद भारतीवाद आया 1973 में। ये बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा था, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद 1973। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने, आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक खंडपीठ थे, ये 13 न्यायाधीश थे इसमें, और इसमें बहुत से मुद्दों को लेकर जो है मुकदमे हुए थे। प्रस्तावना के संदर्भ में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केशवानंद भारतीवाद में संविधान का अंग है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इन बेरुवारी केस में उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, लेकिन केशवानंद भारतीवाद में उन्होंने संविधान का अंग माना। कुछ महत्वपूर्ण बातें भी कहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात उनकी ये थी कि संविधान के निर्वचन में, यानी संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना सहायक हो सकता है, लेकिन इसके आधार पे संविधान के किसी प्रावधान को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। केशवानंद भारतीवाद में उन्होंने स्पष्ट डिसीजन दिया था कि हम इसके आधार पे संविधान के किसी प्रावधान को रद्द नहीं कर सकते हैं। कोई आगे चल के संविधान के किसी प्रावधान पे प्रश्न उठता है तो हम इसके आधार पर निर्णय दे सकते हैं, और संविधान का ये महत्वपूर्ण अंग भी है। केशवानंद भारतीवाद में उन्होंने इसको स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। आपके एग्जाम में यूपीएसआई के पेपर में ये प्रश्न उठ सकता है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का महत्वपूर्ण अंग माना। इसके अलावा इसने सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में छेड़छाड़ किए बगैर। अब मूल ढांचा कौन कौन सा है? तो एसआर बोम्मई केस में जो 1994 में आया, एसआर बोम्मई केस, उसमें व्याख्या देते हुए न्यायाधीशों ने कहा बोम्मई केस में कि समाजवादी पंथनिरपेक्ष सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, न्यायिक संतुलन, ये संविधान के आधारभूत ढांचे हैं। इसलिए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता भी शब्द इन्होंने शामिल किया था अपने जजमेंट में कि ये प्रस्तावना के महत्वपूर्ण अंग हैं, इसलिए इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। अब हम आते हैं कि प्रस्तावना के संदर्भ में विद्वानों की क्या राय है। आप लोग जानते हैं कि महत्वपूर्ण संविधानविद और राज्यसभा के महासचिव भी रहे, अब उनका निधन हो गया है, सुभाष कश्यप। उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा दी थी। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने भी इसको आत्मा की संज्ञा दी थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया सिलेबस की चर्चा करते समय कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जो मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में है, उसको संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी। सुभाष कश्यप के अलावा न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का भी नाम इसमें आता है। तो प्रस्तावना के खंड से जो जो सवाल आपके उत्तर प्रदेश दरोगा परीक्षा में आने की संभावना है, उस पर मैं एक बार चर्चा आपको कर दिया हूँ, और इस पे जो है मैं आपको प्रैक्टिस सेट अगले वीडियो में लेके आऊँगा कि उस पे कौन कौन से सवाल आएंगे और कौन कौन से सवाल आ चुके हैं, और जितने सवालों की बनने की संभावना होगी उसको मैं हल कराने की आपको कोशिश करूँगा। फिर अगले वीडियो में हम पॉलिटी के दूसरे टॉपिक को लेके उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।